हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज से हम आप लोगों की डिमांड पर एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका प्रॉपर वीडियो आपको हर मंथ के लास्ट में मिला करेगा। फ्रेंड्स, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं एवरी संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो का आपको एक नया एपिसोड मिलता है जिसमें हम पूरे वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन अब से आपको हर मंथ के एंड में उस मंथ के अंदर जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट रहे होंगे जो बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके ऊपर हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। भले ही आपको मैंने वो किसी एपिसोड में कवर करा दी हो, लेकिन फिर भी एक क्विक रिवीजन करेंगे। काफी सारे लोगों की डिमांड थी कि भैया एक क्विक रिवीजन वीडियो भी लेकर आइए हर मंथ के एंड में। तो फाइनली यार अब काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि करंट अफेयर के ऊपर हम थोड़ा और ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि जुलाई मंथ खत्म हो चुका है, तो जुलाई मंथ के अंदर जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट रहे हैं उनको हम एक सुपर फास्ट रिवीजन देने वाले हैं इस वीडियो में। तो यार इंटरेस्टिंग रहेगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए यार टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट शुरू कर दें जुलाई महीने के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट। तो पहला इंपोर्टेंट करंट इवेंट है, हाल ही में 12 वर्षीय चेस प्लेयर अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। यह करंट इवेंट इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो अभिमन्यु मिश्रा है ये भारतीय मूल के एक चेस प्लेयर हैं। हालांकि फिलहाल इनकी नेशनलिटी अमेरिकन है क्योंकि न्यू जर्सी के अंदर फिलहाल रहते हैं, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था वो भारत के अंदर हुआ था, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका नाम जरूर याद रखेगा। और इन्होंने 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। शायद आपको भी पता हो, इससे पहले जो रिकॉर्ड नाम था वो यूक्रेन के सर्गे कार्यकिन के नाम था क्योंकि उन्होंने 12 साल 7 महीने की उम्र में लगभग सन 2002 में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। फाइनली ये रिकॉर्ड अभिमन्यु मिश्रा ने तोड़ दिया है और ये सबसे युवा चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं क्योंकि जब इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है ना तब इनकी उम्र 12 साल 4 महीने 25 दिन थी और जो पहले 19 साल पहले रिकॉर्ड था उनकी उम्र 12 साल 7 महीने थी। तो यार फाइनली याद रखेगा, अब जो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं चेस के वो अभिमन्यु मिश्रा है जो कि भारतीय मूल के चेस प्लेयर हैं। याद रहेगा ना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है, भूटान में भी अब लॉन्च हुआ भारत का भीम यूपीआई। आप सभी लोग को भारत के भीम यूपीआई के बारे में पता होगा। आपको कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी होती है, आप किसी शॉप के ऊपर गए तो आपने क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर दी। तो फ्रेंड्स, पहला ऐसा देश भूटान बन गया है जहां पर भारत का भीम यूपीआई एक्सेप्ट होगा और इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। जो भारत के टूरिस्ट जाते हैं ना भूटान में, उनको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी क्योंकि पहले करेंसी एक्सचेंज वगैरह करनी पड़ती थी बॉर्डर के ऊपर, लेकिन अब आपको करेंसी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि वहां पर आपको हर एक रेडी पर भी, दुकान के ऊपर भी जब आप शॉपिंग करने जाओगे तो आपको प्रॉपर भीम यूपीआई का स्कैनर मिलेगा। आपने कुछ खरीदा, अपने मोबाइल से खोला और उसकी पेमेंट कर दी। तो फ्रेंड्स, भूटान ऐसा देश बन गया जिसने भारत का भीम यूपीआई एक्सेप्ट किया, यानी कि भूटान में भी ये भीम यूपीआई लॉन्च हो गया है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है और ये भूटान के फाइनेंस मिनिस्टर है। तो याद रखिएगा कौन सा देश बन गया है पहला, भूटान यूपीआई, भीम यूपीआई को एक्सेप्ट करने वाला। जेफ बेजोस ने छोड़ा अमेज़न का सीईओ पद, एंडी जेसी ने संभाली जिम्मेदारी। एग्जाम में नियुक्ति से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत ही हॉट क्वेश्चन है। अब अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस नहीं रहे, हालांकि चेयरमैन अभी तक जेफ बेजोस ही हैं। जो नए सीईओ बन गए हैं अमेज़न के वो ये बन गए जिनका नाम है एंडी जेसी, जो कि काफी टाइम से अमेज़न के साथ काम कर रहे थे। अमेज़न के बारे में जानते होंगे, बहुत बड़ी कंपनी है और ये जो शुरू हुई थी आज से 27 साल पहले 5 जुलाई 1994 में अमेज़न की शुरुआत हुई थी और एक गैराज से जेफ बेजोस ने इसकी शुरुआत की थी और लगभग आज 1.7 लाख करोड़ डॉलर का मार्केट कैप केवल अमेज़न का ही है। तो याद रखिएगा अमेज़न के जो नए सीईओ है वो एंडी जेसी है। कहीं कंफ्यूज मत हो जाइएगा जेफ बेजोस में, अब जेफ बेजोस नहीं है, केवल चेयरमैन है। नेक्स्ट है, पुष्कर सिंह धामी बने उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री। जितने भी स्टेट के नए मुख्यमंत्री बनते हैं स्पेशली वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड के हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं जुलाई मंथ के अंदर ही पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि जो तीरथ सिंह रावत थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और नए सीएम इनको चुना गया है और ये 11वें मुख्यमंत्री बने। उत्तराखंड के बारे में जानते हैं, उत्तराखंड राज्य की जो गठन हुआ था वो 9 नवंबर 2000 में हुआ था। याद रखेगा, इलेक्शन के थ्रू ये नहीं चुने गए हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर इनका नाम रिकमेंड किया गया, तब जाके सीएम के पद पर इन्होंने शपथ ली है।
वर्जिन गैलेक्टिक के रिचर्ड ब्रैंसन बने अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले अरबपति। फ्रेंड्स, अब तक अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट वगैरह जाते थे क्योंकि सैटेलाइट वगैरह का काम होता था, स्पेस स्टेशन में वो रहते थे, लेकिन अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाले जो पहले दुनिया के अरबपति बन गए हैं वो रिचर्ड ब्रैंसन बन गए। और जो रिचर्ड ब्रैंसन है वो अमेरिका की एक कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक, जो कि स्पेस क्राफ्ट, स्पेस फ्लाइट की एक कंपनी है, उसके फाउंडर हैं। ये लगभग 11 जुलाई के आसपास अंतरिक्ष की सैर पर गए थे। इनके साथ इनके 5 टीम मेंबर भी गए थे, जिसमें से एक भारतीय मूल की महिला भी थी। आगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये रिकॉर्ड फाइनली इन्होंने अपने नाम कर लिया है। इनका जो अंतरिक्ष विमान था वो VSS यूनिट उसका नाम था, और 45,000 फीट पर जाकर वो स्पेस क्राफ्ट से अलग हो गया था। तो लगभग 90 किलोमीटर्स तक ये गए थे, मतलब धरती से 90 किलोमीटर तक अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। और जो दूसरे अरबपति हैं वो अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस बन गए हैं। पहले ये जाने वाले थे जेफ बेजोस, जैसे रिचर्ड ब्रैंसन को पता चला, रिकॉर्ड बनाने की बात आई, तो रिचर्ड ब्रैंसन चले गए, क्योंकि दोनों का ही एक लक्ष्य है कि बहुत जल्द, यानी कि इसी साल से टूरिस्ट अट्रैक्शन अंतरिक्ष को बनाए, लोग अंतरिक्ष में घूमने जाए। तो ये विजन से इन्होंने इसकी शुरुआत की है। तो ये पूरी इनकी टीम इसके साथ थी। नेक्स्ट है, ये वीडियो उन्होंने शेयर किया था। INS विक्रांत होगा वर्ष 2022 में तैनात होने वाला भारत का पहला विमान वाहक पोत। सबसे पहले तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि भाई INS विक्रांत है क्या। काफी सारे लोग कुछ कहेंगे, पानी का जहाज बोलेंगे, कोई इंडियन नेवी के पास ये एक पानी का जहाज है, तो कोई कुछ बोलेगा, इसको कोई युद्ध पोत बोलेगा। तो फ्रेंड्स, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि इंडियन नेवी के पास जाने वाला है। एयरक्राफ्ट कैरियर कैसा होता है? इस टाइप का एयरक्राफ्ट कैरियर होता है जिसपे यानी कि इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स के विमान लैंड करते हैं या फिर यहां से उड़ान बढ़ते हैं। यह विमान वाहक पोत कोचिन शिपयार्ड कोची केरल में बनाया जा रहा है और 2022 में ये तैनात हो जाएगा। और ये मेड इन इंडिया है, कंप्लीटली मेक इन इंडिया के तहत बनाया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत, भारत के थ्रू इसको बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, स्वदेशी विमान है INS विक्रांत। नेक्स्ट है, हरियाणा में लगा देश का पहला ग्रेन ATM। अभी तक आपने मनी ATM के बारे में सुना होगा, जहां पर आप अमाउंट भरते हो, ATM कार्ड देते हो और उससे 10-12 हजार रुपए निकाल देते हो। लेकिन भारत का पहला ग्रेन ATM हरियाणा में लगाया जा चुका है, जिसमें से अनाज निकला करेगा, यानी कि राइस, गेहूं वगैरह निकला करेगा। जो भी मतलब राशन कार्ड धारक होते हैं, यानी कि जो एप्लीकेबल है फ्री राशन लेने के लिए सरकार की तरफ से, जिनको राशन आता है, वो इस ग्रेन ATM से राशन ले सकेंगे। और ये एक बार में लगभग 70 किलोग्राम राशन निकाल सकता है। इस तरीके से काम करता है। इसमें जो मतलब एलिजिबल है, जो बेनिफिशियरी है, जिसको अनाज चाहिए, उसकी पूरी डिटेल होंगी, उसमें अपनी पूरी डिटेल पंच करेगा तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ ये बेनिफिशियरी बंदा, हर बार इसको कितना अनाज देना होता है, तो उतना ही अनाज ये निकालेगा। स्मार्ट सिटी तो कहां पर लगाया गया? हरियाणा में लगाया गया। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में देश के 100 शहरों में इंदौर और सूरत शहर पहले स्थान पर रहा है। स्मार्ट सिटी का आपको पता ही होगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाई गई थी कुछ टाइम पहले। तो हर साल एक अवार्ड होता है, हर साल अवार्ड दिया जाता है कि सबसे स्मार्ट सिटी कौन सी है, सबसे साफ सुथरी सफाई कौन से शहर में है। तो जो रैंक मिली है, नंबर 1 पर इंदौर आया है, और उसी के साथ साथ सूरत को भी स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 दिया गया है। यानी कि 100 शहरों में से सबसे साफ, सबसे स्मार्ट सिटी जो है रैंकिंग मिली है, वो इंदौर और सूरत को मिली है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट होता है हर साल, 2020 में 2 शहरों को मिली है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए कंपनी का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया, जिसको इंग्लिश में ग्रीवेंस ऑफिसर बोला जाता है। सोशल मीडिया के बारे में आप जानते होंगे, काफी टाइम से न्यूज में रहा हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने चेतावनी दी थी सभी सोशल मीडिया को कि जो हम रूल रेगुलेशन निकाल रहे हैं उनका पालन करें। सभी ने ऑलमोस्ट पालन किया था, लेकिन ट्विटर ने पालन नहीं किया था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अपने इंडिया में कंपनी के लिए 3 पोस्ट निकाली जाए जो कि इसके ऊपर जांच कर सके एक तरीके से। तो ट्विटर ने बहुत टाइम बाद फाइनली इसके ऊपर सुना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार ट्विटर को चेतावनी दी, और फाइनली ट्विटर ने एक अपना ग्रीवेंस ऑफिसर इंडिया के अंदर नियुक्त कर दिया है, जिनका नाम है विनय प्रकाश। तो याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा कि ट्विटर ने अपना कंपनी का शिकायती अधिकारी किसको नियुक्त किया है हाल ही में। तो नाम है विनय प्रकाश, ऐसे ये दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है,
1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। हाल ही में 1 महीना पहले 1 जुलाई गई है, तो इसी दिन दुनिया भर में नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है, डॉक्टर को सम्मान प्रदान करने के लिए, क्योंकि हमारी दुनिया में डॉक्टर एक भगवान का रूप है, इसलिए यह दिन डॉक्टर को समर्पित होता है। इस बार इस दिन का जो थीम था वो सेव द सेवियर्स, यानी कि आजकल आपको पता है कोविड-19 की जबरदस्त लहर चली हुई है, तो इस सिचुएशन में जो सेवियर्स हैं यानी कि हमारे डॉक्टर हैं उनको बचाया जाए, तो सेव द सेवियर्स इस बार इसका थीम था, नोट कर लीजिएगा। और हाँ, बात इंपॉर्टेंट डे की हो रही है तो मैं अपनी गलती सुधारना चाहूंगा। जो हमारा दी करंट अफेयर शो का 41वां एपिसोड हमने कल किया था, उसमें मेरे मुंह से एक गलती हो गई थी, जो कि यहां पर मैंने अभी तक नोट करके रखी हुई है। उसमें मैंने आपको बताया था 28 जुलाई को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, लेकिन 28 जुलाई को नहीं 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये पता नहीं यहां पर कैसे टाइप हो गया, मुझे नहीं पता, मेरी बड़ी गलती है, इसको मैं मानता हूं, उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूं। लेकिन यार जो लोग देख रहे हैं इसको एक बार सही जरूर कर ले, ठीक है। तो ये जो 28 जुलाई है ये नहीं होगा 29 जुलाई, यानी कि 29 जुलाई को हर साल विश्व बाघ दिवस, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है मैंने आपको बता ही दिया था। जो दुनिया के अंदर बाघों की जो संख्या है, जनसंख्या है, वो लुप्त होती जा रही है, इसलिए लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि बाघों को बचाया जाए, इनका संरक्षण किया जाए, इसलिए हर साल 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगभग 70% जो बाघ हैं वो भारत के अंदर ही रहते हैं, और बाकी जो ऑल इंडिया में बाघ है वो 3900 यानी कि 3900 हैं, और इंडिया के अंदर ही लगभग 2967 बाघ हैं। और इस बार जो बाघ दिवस का थीम था वो देख लीजिए, ये था Their survival is in our hands, Their survival is in our hand, ये इस बार बाघ दिवस का थीम था, तो इसको प्लीज क्रैक कर लीजिए। 29 जुलाई को हर साल विश्व भर में इंटरनेशनल बाघ दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है IFFI का 52वां संस्करण 20 नवंबर से गोवा में होगा। IFFI है क्या, फुल फॉर्म यहां पर लिखे हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि गोवा के अंदर 20 नवंबर से शुरू होने वाला है, और ये इसका 52वां सेशन रहने वाला है। 2020 वाला है वो आपका जनवरी में हुआ था, वो भी गोवा में हुआ था, तो काफी सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि कोविड-19 चला हुआ है, इसी वजह से गोवा में किया जा रहा है। तो इस बार 22 से 28 नवंबर को होने वाला एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे, नवंबर के बाद भी और नवंबर से पहले भी, कि इस बार का IFFI कहां पर होने वाला है, ये आपका गोवा में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सहकारिता नया मंत्रालय बना है। आप लोगों को पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट के अंदर बहुत सारे नए मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया है, उन्हीं के साथ साथ एक नया मंत्रालय भी मोदी जी ने बनाया है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव, इंग्लिश हिंदी में सहकारिता सहकारिता न्याय मंत्रालय। और सवाल उठता है कि इस मंत्रालय का मंत्री किसको बनाया गया, वो बनाया गया हमारे होम मिनिस्टर यानी कि अमित शाह जी को। इनके पास अब 2 मिनिस्ट्री हो गई, एक तो ये होम मिनिस्टर ऑलरेडी है, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी इनको बनाया गया, याद रखेगा। ये मैं एक रिवीजन आपको दे रहा हूं, जो पूरी डिटेल्ड है, मैं आपको दी करंट अफेयर शो के एपिसोड में दे चुका हूं। ये सभी करंट इवेंट एपिसोड्स में हो चुके हैं, लेकिन आज एक फास्ट क्विक रिवीजन हम ले रहे हैं। शेर बहादुर देउबा ने ली नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ। जो लोग अब तक ये जानते थे कि ओली शर्मा, केपी ओली शर्मा नेपाल के प्रधानमंत्री है, अब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रधानमंत्री की पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, और जो नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं नेपाल के, वो शेर बहादुर देउबा नए प्रधानमंत्री बन गए हैं 13 जुलाई 2021 को। ये 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ये हैं शेर बहादुर देउबा, नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 11 जुलाई को विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, इसलिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि दुनिया के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या अगर बढ़ रही है अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। तो लोगों को अवेयर करने के लिए कि प्रॉपर फैमिली प्लानिंग की जाए और तब आगे बढ़ा जाए, तो इसलिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस बार इसका जो थीम था वो नीचे लिखा हुआ है, कोविड-19 महामारी का प्रजनन अक्षमता पर प्रभाव, इस बार इसका ये थीम था। और 11 जुलाई 1989 को पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है
10 मिनट में 106 किलोमीटर का सफर करके लौटा न्यू शेफर्ड। जेफ बेजोस ने पूरी की अंतरिक्ष की यात्रा। न्यू शेफर्ड जो है वो इनका स्पेस विमान कह लीजिए, यानी कि अंतरिक्ष विमान जो था न्यू ओरिजिन, यानी कि जो जेफ बेजोस है इनकी एक स्पेस कंपनी भी है जिसका नाम न्यू ओरिजिन है और उसी का ये स्पेस विमान था जिसका नाम था न्यू शेफर्ड। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि वर्जिन गैलेक्टिक के जो फाउंडर थे वो 11 जुलाई को अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। फाइनली 20 जुलाई को अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस भी अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे और उन्होंने लगभग 90 किलोमीटर की यात्रा की थी और इन्होंने लगभग 106 किलोमीटर की यात्रा की है। ये भी अपने 3 टीम मेंबर के साथ गए थे, जिसमें से उनके खुद के भाई मार्क बेजोस जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये थे, और एक लगभग ओलिवर डेमिन था, रिकॉर्ड बनाया क्योंकि इनकी उम्र केवल 18 साल थी। इतनी कम उम्र में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यात्री। और दूसरे इनकी जो पायलट थी वेली फंक, 82 साल की सबसे ज्यादा उम्र में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली ये बन गई हैं वेली फंक, इसलिए ये रिकॉर्ड बना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में कौन से अरबपति अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। तो 2 हो गए, एक तो ब्रैनसन मैंने आपको बता दिया है जो कि वर्जिन गैलेक्टिक के फाउंडर है, और 20 जुलाई को जेफ बेजोस, इनकी कंपनी न्यू ओरिजिन है और उनकी जो कंपनी है वो वर्जिन गैलेक्टिक है। और एक और प्लानिंग कर रहा है बंदा इलोन मस्क अंतरिक्ष में जाने की। न्यू शेफर्ड इनके इसका नाम था, ब्लू ओरिजिन का जो इसके स्पेस विमान था, 6 सीटों को एक कैप्सूल होता है ब्लू ओरिजिन का। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने फास्टर, जिसकी फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, नई योजना शुरू की है। फ्रेंड्स, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं 48वें, उनका नाम है एनवी रमने इनको बोला जाता है, कई बार आपको बता चुका हूं। तो हाल ही में इन्होंने एक नई योजना शुरू की है फास्टर, जिसकी फुल फॉर्म यहां पर लिखी हुई है। इससे क्या होगा नीचे मैंने लिख दिया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट तुरंत जेल अधिकारियों, जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों को जमानत और अन्य आदेश प्रेषित यानी कि भेज सकेगा तुरंत, इलेक्ट्रिकली तरीके से, डिजिटली तरीके से। अगर अब तक कोई आदेश वगैरह भेजना होता था वो प्रॉपर लिखित में ही जाता था और उसको जाने में भी टाइम लगता था, लेकिन अब डिजिटली तुरंत आदेश भेजेगा सुप्रीम कोर्ट किसी भी उच्च न्यायालय या फिर जिला न्यायालय को। याद रखिएगा फास्टर इसका नाम है, फास्टर फुल फॉर्म फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड। क्लियर है ना ये चीज। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020, मीराबाई चानू ने जीता ऐतिहासिक रजत पदक। आपको पता ही होगा 23 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। पहले ही दिन 24 जुलाई को भारत को सिल्वर मेडल मिला था और वो किसने दिलाया था? मीराबाई चानू ने दिलाया था। वेट लिफ्टिंग में दिलाया था। 49 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने लगभग 202 किलोग्राम कुल वेट उठाकर, और लगभग भारत के पास ये जो मेडल आया वेट लिफ्टिंग में वो 21 साल बाद आया, क्योंकि 2002 में कर्णम मल्लेश्वरी ने ये मेडल जीता था और वो भी उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था, ठीक है, लेकिन वो भी यार काफी बड़ी बात थी। 69 किलोग्राम की कैटेगरी में उन्होंने ये मेडल जीता था। और इनकी जो एज है मीराबाई चानू की वो 26 ईयर इनकी एज लिमिट है और लगभग 8 अगस्त 1994 में इनका जन्म हुआ था। नोंगपो काकचिन इंफाल ईस्ट मणिपुर की ये रहने वाली है। और एक और मेडल आ चुका है, आपको पता है ब्रोंज मेडल कांस्य पदक आया है जो कि पीवी सिंधु ने जीता है, पता ही होगा आपको इसका। तो 23 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश में बोले तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स 23 जुलाई को ही 1927 में भारत के अंदर पहली बार रेडियो प्रसारण हुआ था। कहां से हुआ था? एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मुंबई रेडियो स्टेशन से ये हुआ था। इंडियन प्रसारण कंपनी के थ्रू ये प्रसारण किया गया था आकाशवाणी का। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण किस सन में हुआ था? तो 1927 में हुआ था 23 जुलाई को। इसीलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है कि भारत के अंदर पहली बार रेडियो प्रसारण हुआ था। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल कोर्सेज में ओबीसी छात्रों को 27 और ईडब्ल्यूएस छात्रों को 10% आरक्षण मिलेगा।
ऐतिहासिक फैसला लिया गया, एग्जाम में गारंटीडली क्वेश्चन बनेगा कि भाई कौन सी कैटेगरी के छात्रों को या फिर कौन से कोर्सेज में ओबीसी वालों को हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से 27% आरक्षण देने की घोषणा हुई। तो एक क्वेश्चन हो जाएगा जितने भी हमारे मेडिकल कोर्सेज है, एमबीबीएस, एमडी वगैरह, चाहे वो डिप्लोमा ही क्यों ना हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को यहां पर 10% आरक्षण मिलेगा। तो याद रखिएगा मेडिकल कोर्सेज में गुजरात में स्थित हड़प्पा शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कल के ही एपिसोड में आपको कवर करा दिया था कि भाई ये यूनेस्को कौन है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज का टैग देता है। तो यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड ये काम करती है, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये प्रमोट करती है विश्व का जो एजुकेशन फील्ड है, साइंटिफिक फील्ड है या फिर जो कल्चर है उसको प्रमोट करती है, उसको बढ़ावा देती है, उसको बचाए रखने के लिए काम करती है, वर्ल्ड वाइड ये काम करती है। हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर इसका है। 16 मार्च 1945 में ये बना था और 75 साल इसको आज लगभग हो चुके हैं। तो इसने ही वर्ल्ड हेरिटेज का जो टैग दिया, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में गुजरात के अंदर जो हड़प्पा शहर धोलावीरा पड़ता है उसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया है। यानी कि जो वर्ल्ड टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यानी कि जो विश्व विरासत है, ठीक है, विश्व की जो धरोहर है, विश्व संस्कृति की धरोहर है, तो वो बन गई है गुजरात में स्थित हड़प्पा शहर धोलावीरा। क्लियर है ये चीज? ये भी विश्व विरासत की सूची में आने लग गया है और लगभग 39वीं या फिर 40वीं विश्व विरासत की सूची में आया है। ठीक है, क्योंकि भारत से लगभग, मैंने यहां पर लिखा हुआ था, हाँ, 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में लगभग 39 विश्व विरासत स्थल थे। 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट है, विश्व धरोहर में शामिल हुआ रामप्पा मंदिर, यूनेस्को ने दी मान्यता। यही यूनेस्को जो कि मैं आपको बता चुका हूं। तो तेलंगाना के अंदर एक मंदिर पड़ता है रामप्पा मंदिर, इसको भी विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज का टैग यूनेस्को द्वारा दिया जा चुका है। 2019 में शायद केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को यूनेस्को को भेजा था, अब फाइनली इस प्रस्ताव को मान लिया गया है। नेक्स्ट है, हबल को बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड पर मिला जल वाष्प। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कवर करा दिया था कि भाई हबल है क्या। ये एक बहुत हाई फ्रीक्वेंटली स्पेस टेलीस्कोप है जो कि अर्थ के ऑर्बिट में 1990 में भेजा गया था, यानी कि दूसरे जो ग्रह हैं वहां भी डिटेल से देख सकता है। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, आप धरती पर मोबाइल में क्या देख रहे हो ये भी उसको देख सकता है। तो जुपिटर का अपना एक उपग्रह है, यानी कि अपना एक चंद्रमा है गैनीमेड, तो उस पर इसने पानी को खोज निकाला है, यानी कि वाटर वेपर वहां पर मिली है। और साइंटिस्टों का अनुमान है कि वहां पर ऑक्सीजन भी होगी, क्योंकि वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2O होता है, तो ऑक्सीजन होने के बहुत चांसेस है। तो उसके ऊपर रिसर्च चल पड़ी है। और जो जूस मिशन ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च करने वाला है वो 2022 में करेगा। 2029 तक जुपिटर पर पहुंचने की इनका टारगेट है। तो याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे कि भाई कौन से ग्रह के चंद्रमा पर वाटर वेपर मिला है हबल सैटेलाइट को, हबल टेलीस्कोप को। तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर का ग्रह है और नाम क्या है उसके चंद्रमा का, गैनीमेड नाम है। नेक्स्ट है, कौन है शीर्षिया बांदला जो अंतरिक्षीय सफर पर जाएगी, यानी कि करंट इवेंट ये पहला है जो कि जा चुकी है। क्वेश्चन अब ये बनेगा जो मैंने आपको बताया थी, वर्जिन गैलेक्टिक में काम करने वाली है शीर्षिया बांदला, यानी कि एक साइंटिस्ट है। और जो वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी है उसका जो गवर्नमेंट अफेयर एंड रिसर्च ऑपरेशन डिपार्टमेंट है उसकी ये हेड है, उसकी अध्यक्ष है, यानी कि उसके प्रेसिडेंट है। और जो रिचर्ड ब्रैंसन गए थे अंतरिक्ष की यात्रा पर 11 जुलाई को अपने 5 टीम मेंबर के साथ, तो उनमें से एक भारतीय मूल की शीर्षा बांदला भी थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये भारतीय मूल की दूसरी ऐसी महिला बन चुकी है जो कि अंतरिक्ष की यात्रा पर गई थी। इससे पहले कल्पना चावला गई थी। ये गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश इंडिया में इनका जन्म हुआ था, लेकिन फिलहाल नेशनलिटी इनके पास अमेरिका की है, लेकिन है तो भारतीय मूल की ही। नेक्स्ट है, भारत की पहली मोंक फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई। सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई ये मोंक फ्रूट है क्या, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं, क्विक रिवीजन है फिर भी बता रहा हूं। मोंक फ्रूट जो है
इसका जो बीज लाया गया है एक तरीके से वो चाइना से लाया गया है, चाइना से इंपोर्ट किया गया है। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई और फाइनली रिसर्च के बाद इसकी जो पहली खेती उगाई गई है भारत के अंदर वो हमारी हिमाचल प्रदेश के अंदर उगाई गई है। ये फ्रूट इस टाइप का दिखाई देता है। इस फ्रूट की अपनी कुछ स्पेसिफिकेशन है। ये एक नॉन कैलोरी नेचुरल स्वीटनर है, यानी कि कैलोरी इसमें बिल्कुल भी नहीं है और ये मीठा है, यानी कि नेचुरली मीठा ये एक है, तो इसको कहेंगे नॉन कैलोरी नेचुरल स्वीटनर कहने वाले हैं हम इसको। तो इसका नाम है मोंक फ्रूट। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ये आज का लास्ट इवेंट नहीं था, एक और है। पीयूष गोयल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, राज्यसभा के होंगे सदन के नेता। इससे इंपॉर्टेंट करंट इवेंट मैं नहीं मानता कोई होगा। तो फ्रेंड्स राज्यसभा सदन के जो नए नेता बने हैं, ठीक है, वो कौन बन गए हैं? पीयूष गोयल। एग्जाम में गारंटीडली क्वेश्चन आएगा। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि फिलहाल कौन है? वेंकैया नायडू है। याद रखेगा, बस ये याद रखेगा, राज्यसभा के सदन के जो नेता बन गए हैं, यानी कि जो सदन के सदस्यों ने उनको खुद चुना है, वो पीयूष गोयल जी को चुना है। और पीयूष गोयल जी सबसे जिम्मेदार इंसान माने गए हैं कैबिनेट के अंदर। पीयूष गोयल से पहले थावरचंद गहलोत ये जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन थावरचंद गहलोत को अब कर्नाटक के गवर्नर के रूप में चुना गया है, इसलिए उन्होंने पद छोड़ा और पीयूष गोयल जी को राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में चुना गया। ऑलरेडी इनके पास 3 डिपार्टमेंट यानी कि 3 मंत्रालय हैं, जिसमें से एक मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। नए कैबिनेट बनने के बाद ये डिपार्टमेंट इनके अंदर आते हैं 3। उससे पहले रेलवे मिनिस्टर थे, तो फिलहाल उसको भूल जाइए, कहीं एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो जाए। लास्ट करंट इवेंट है आज का। 17 जुलाई को पूरे विश्व भर में विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स 17 जुलाई को हर साल वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस के रूप में मनाया जाता है। इस बार इस दिन का जो थीम था वो सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस का इस बार थीम था सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। याद रखिएगा, ये इसलिए मनाया जाता है लोगों को अवेयर करने के लिए, और साथ ही जो पीड़ित है उसको उसका जो अधिकार है उसके बारे में, उसके अधिकार का संरक्षण करने के लिए, और जो लोगों के अधिकार होते हैं जस्टिस से लेकर उनको बताने के लिए, समझाने के लिए एक तरीके से। तो ये है वर्ल्ड, मतलब क्या था, वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस। तो 17 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। ये था आज का लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट करंट इवेंट। आई होप आपको मजा भी आया हो। तो यार एक रिक्वेस्ट करूं या फिर ना करूं, पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, हर मंथ के एंड में ऐसा ही वीडियो अब आपको मिला करेगा। ये बिल्कुल भी डिटेल नहीं था, मैं खुद से कह रहा हूं, ये एक क्विक रिवीजन था। हर एपिसोड आप देखते हो 30-30 मिनट के एक एपिसोड रहता है, और ये भी 30 मिनट का था। तो हर हफ्ते 30-30 मिनट का आपको एक एपिसोड मिल जाता है, जिसमें हम पूरे वीक के करंट इवेंट को डिटेल्ड से डिस्कस करते हैं। ये एक क्विक रिवीजन था, ताकि चीजें माइंड में आपकी रह सके। जिन लोगों ने नोट नहीं बनाए थे एपिसोड के साथ, वो भी नोट मेंटेन कर सके, क्योंकि एक बार जो 2-3 बार चीजों को कवर कर लेते हैं ना, उससे रिटेंशन पावर बढ़ जाती है, भूलने की जो अक्षमता है वो बढ़ जाती है, और साथ ही चीजों को आप भूलते नहीं हो। क्लियर है? तो यार हर महीने आया करेगा, मतलब जुलाई मंथ के करंट इवेंट ये थे, मोस्ट इंपोर्टेंट थे। जितने भी एपिसोड में हमने कवर किए सभी नहीं थे ये, उनमें से जो सिलेक्टेड थे उनमें भी, और यानी कि उनको भी फिल्टर कर दिया मैंने, तब जाके ये लेकर आया हूं। तो आई होप इंजॉय करा होगा। तो चलिए यार, वीडियो पसंद आई हो लाइक ठोकिएगा, कई बार बता चुका हूं। तब तक के लिए यार मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।